दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है राव अनूप सिंह और आप देख रहे हैं द अंडरडॉग्स आचार्य। आप सबने लाइफ में कभी ना कभी यूपीएससी एग्जाम के बारे में सुना होगा या सोचा होगा कि मैं भी यूपीएससी का एग्जाम दे के देखता हूँ। बट आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है कि एग्जाम किस तरह का होता है, कितनी स्टेजेस में होता है, क्या सिलेबस होता है, कैसे प्रिपेयर करना है। तो आज आपके इन सभी क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में दे दिया जाएगा। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा नाम है राव अनूप सिंह और मैं एक इंजीनियर हूँ। इंजीनियर के बाद मैंने सबसे पहले माइक्रोटेक में अपनी जॉब स्टार्ट की, बट देन मैंने गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया और मेरी सबसे पहली गवर्नमेंट जॉब एयर इंडिया में असिस्टेंट कंट्रोलर की जॉब थी। उसके बाद मैंने बैंक के लिए और एसएससी के लिए प्रिपेयर किया, तो मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बैंक पीओ या असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट मिली, जहाँ पे मैंने कुछ टाइम काम किया। इसके अलावा मैंने प्राइवेट सेक्टर में खास करके स्टडी आईक्यू आईएएस में यूपीएससी मेंटर की तौर पे भी जॉब की है। उसके अलावा भी काफ़ी सारे यूपीएससी इंस्टीट्यूट्स में भी मैं एज़ ए कंटेंट क्रिएटर, टीचर एंड इन सभी अलग-अलग पोस्ट पे काम कर चुका हूँ। मेरे सिविल सर्विसेज अटेम्प्ट्स की अगर बात करें तो मैंने यूपीएससी इंटरव्यू दिया था 2022 का। उसके अलावा मैंने 5 बार यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर किया है और 5 बार यूपीएससी मेंस भी लिखा है। इसके अलावा मैंने हरियाणा स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स 3 बार क्लियर करके 3 बार एचपीएससी का मेंस लिखा है। इसके अलावा अगर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो एयर फोर्स का एफकैट एग्जाम मैंने क्लियर किया था और एसएसबी में मैं कॉन्फ्रेंस आउट जो लास्ट स्टेज होती है वहां पे डिस्क्वालीफाई हुआ था। इंडियन एयर फोर्स का ही पीएबीटी एग्जाम जो कि लाइफ में एक ही बार दे सकते हैं, वो भी मैंने क्लियर किया है। एसबीआई के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बट उसके साथ मैंने आईबीपीएस का पीओ एग्जाम भी क्लियर किया था, जिसमें मैं सिलेक्ट हो गया था। 3 बैंक से मुझे जॉइनिंग लेटर मिला था। 2015 में मैंने आईबीएसीआईओ का रिटन एग्जाम क्लियर किया, बट इंटरव्यू की डेट मेरे यूपीएससी के एग्जाम से कॉन्फ्लिक्ट कर रही थी, तो आई डिसाइडेड कि मैं यूपीएससी के एग्जाम को ही प्रेफर करूंगा। इसके अलावा मैंने 2019 में हरियाणा पुलिस एसआई का रिटन एग्जाम क्लियर किया, बट फिजिकल में आई कुड नॉट क्लियर, सो मैं आउट हो गया। एसएससी टीयर 1 भी मैं 3 से 4 बार क्लियर कर चुका हूं जब मैं बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहा था। एंड अभी करंटली मैं वेटिंग लिस्ट में हूं सीएसआईआर केस एग्जाम के एएसओ की पोस्ट के लिए। बट इनफ अबाउट माई सेल्फ, चलिए बात करते हैं यूपीएससी एग्जाम की। तो हर कोई चाहता है लाइफ में कि मैं भी आईएएस बनूं, आईएफएस बनूं, आईपीएस बनूं, बट बनना कोई आसान नहीं है, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम एक इंडिया का सबसे मुश्किल एग्जाम है। ओके, और इसका एक रीजन है, जो इसका स्ट्रक्चर है, जिस तरह से एग्जाम होता है, वो इसका कारण है। तो उसी को हम आज देखेंगे कि किस तरह स्ट्रक्चर को समझ के हम हर स्टेज को एक मैनेजेबल तरीके से और एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। बट जब तक हमें समझ नहीं आएगा कि एग्जाम कैसे होता है, किस तरह क्या पूछा जाता है, हम इसके लिए इफेक्टिवली प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो यही सब बातें हम आज के अपने इस वीडियो में करेंगे। तो यूपीएससी एग्जाम जो होता है वो 3 स्टेजेस का एक प्रोसेस है, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। जिनमें सबसे पहली जो स्टेज होती है उसे हम कहते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम, जिसको शॉर्ट में प्री भी कहा जाता है। और ये एक इसमें एमसीक्यू टाइप या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि आपको एक स्टेटमेंट देंगे, उसके 4 आंसर होंगे और उनमें से आपको एक सिलेक्ट करना होता है। तो एक तरह का स्क्रीनिंग प्रोसेस है, जिसमें कि ये देखा जाता है कि जो सिर्फ इंटेलिजेंट या कैपेबल एस्पिरेंट्स हैं, उन्हीं को आगे जाने का मौका दिया जाए, और जो सही से परफॉर्म नहीं कर पाते, उन्हें रोक लिया जाता है। दूसरा स्टेज होता है मेंस एग्जाम, जो कि डिस्क्रिप्टिव है, जहाँ पे रिटन एग्जाम होता है। और तीसरा होता है हमारा इंटरव्यू, जहाँ पे कि हमें बोर्ड के सामने जाके अपने विचार व्यक्त करने पड़ते हैं उन क्वेश्चंस जो वो हमसे पूछते हैं। तो ये सबसे पहले हम प्रीलिम्स के बारे में जानते हैं। ओके, तो प्रीलिम्स के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं वो हर साल फरवरी में आते हैं, और जनरली 700 से 1000 वैकेंसीज होती हैं। बट इसमें से आईएएस के लिए 100 के करीब वैकेंसीज होती हैं। सिमिलरली आईपीएस के लिए 100 से 150 वैकेंसीज होती हैं, और इस तरह से सभी वैकेंसीज की वहां पे आपको लिस्ट दी होती है कि कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। हर साल इस एग्जाम का फॉर्म जो भरते हैं ना, 12 से 15 लाख कैंडिडेट भरते हैं, बट उनमें से सिर्फ 8 से 10 लाख लोग ही हैं जो एक्चुअल में एग्जाम देने जाते हैं। सो
अब देखते हैं एग्जाम, जो प्री का एग्जाम होता है ये किस तरह से होता है। तो इस संडे वाले दिन ये एग्जाम होगा हमेशा, ताकि कोई जॉब करता हो, किसी को कॉलेज जाना, आई मीन हायर एजुकेशन कर रहा हो, तो वो यहाँ पे आके अपना पेपर बिना किसी प्रॉब्लम के दे सके। तो संडे वाले दिन आपको पहले ही एडमिट कार्ड पे डेट दे दी जाती है। उस दिन आपके दो पेपर्स होते हैं, जिनको पेपर वन और पेपर टू कहते हैं। तो पेपर वन आपका होता है जनरल स्टडीज का, जिसको कि हम जीके भी कह सकते हैं, जनरल नॉलेज। इसका सिलेबस मैं आपको अभी बताऊंगा। इसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन का वेटेज 2 मार्क्स का होता है। तो टोटल इस पेपर का वेटेज होता है 200 मार्क्स का, और इसको करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। ये पेपर सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, जिसमें आपको एक सही आंसर चुनना पड़ता है, और जब भी आप कोई गलत आंसर चुनते हैं तो आपका 0.66 या 1/3 मार्क काट लिया जाता है। यानी कि आपने 2 क्वेश्चन सही किए तो आपको 4 नंबर मिल गए, बट आपने 5वां क्वेश्चन अगर गलत कर दिया तो आपके 4 में से 0.66 मार्क्स काट दिए जाएंगे। इसी तरह दूसरा पेपर होता है सीसैट, जिसको कहते हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। यहाँ पे 2 नंबर का था, यहाँ पे 2.5 नंबर का है, क्योंकि इसको भी 200 मार्क का ही रखा गया है। इसका टाइम भी 2.5 घंटे होता है, और ये भी एक ऑब्जेक्टिव पेपर है। बट इसकी अच्छी बात यह है, ये क्वालिफाइंग पेपर है, यानी कि इसमें आपको सिर्फ पास होना होता है। ओके, तो 200 में से आपको 66 नंबर लेने होते हैं। इसमें भी सेम 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि एक गलत क्वेश्चन करते हैं तो आपको 0.83 मार्क्स काट लिए जाते हैं। यस, ओके। अब बात करते हैं, अब इसी की एक और इंपॉर्टेंट बात, वो ये कि जो आपका पेपर वन होता है ना, सिर्फ इसी के मार्क्स काउंट होके मेरिट लिस्ट बनती है। सिर्फ पेपर वन से। पेपर टू में आपको सिर्फ पास होना है, बट अगर आप यहाँ पे पास नहीं होते हैं तो आपका ये पेपर भी चेक नहीं होगा और आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो दोनों पेपर्स का सिलेबस यूपीएससी ने बड़ा क्लियरली अपनी वेबसाइट पे दिया होता है, नोटिफिकेशन में भी देते हैं। तो हम पहले पेपर वन का सिलेबस देखते हैं। तो जो सबसे पहली चीज आप यहाँ पे लिखी देखोगे ना, वो है करंट इवेंट्स, जिसको हम देसी भाषा में कहे तो न्यूज। तो न्यूज आपके लिए, न्यूज पढ़ना इसमें बहुत जरूरी है। करंट इवेंट्स नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों। इसके अलावा इंडिया की हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि देश को आजादी कैसे मिली, वो भी पढ़ना होता है। इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी, उसके अलावा इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, ये सब पढ़ना होता है। उसके अलावा हमें इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट, जिसमें कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, पॉपुलेशन, डेमोग्राफिक्स मतलब पॉपुलेशन, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, जैसे गरीबी कैसे हटाई जाएगी, बेरोजगारी कैसे हटाई जाएगी, ये सब चीजें पढ़नी होती हैं। इसके अलावा एनवायरनमेंट वगैरह, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इन सब के बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए, बट सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन नहीं, नॉर्मल नॉलेज होनी चाहिए। और उसके अलावा क्लास 10th तक की साइंस भी आपको आनी चाहिए, जिसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। अब सिर्फ पेपर वन ही है जिससे आपकी प्रीलिम्स की कट ऑफ बनती है और आप मेंस के एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हो। बट अगर आप एक पेपर में एब्सेंट हो जाते हो, यानी पेपर टू में एब्सेंट हो जाते हो, तो आपका पेपर वन भी चेक नहीं होगा। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब देखते हैं पेपर टू का सीसैट का सिलेबस क्या है। तो सीसैट जैसे नाम ही बता रहा है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसमें आपका एप्टीट्यूड चेक करते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि आपको पैराग्राफ दे दिया जाता है, उससे आपको क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब इंग्लिश या हिंदी, जो भी आपकी लैंग्वेज है। लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, ये सब रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। सेम इसमें भी वही होते हैं। ये 3 आपके रीजनिंग एंड इस सब होते हैं, और उसके अलावा ये मैथ्स। बट डोंट वरी, सिर्फ क्लास 10th के लेवल तक का आपसे पूछा जाता है। यूपीएससी ने खुद अपने सिलेबस में लिखा हुआ है कि आपसे क्लास 10th से ऊपर का मैथ नहीं पूछा जाएगा। अब आपका प्रीलिम्स हो गया, तो अब आप सोचोगे कि रिजल्ट कब आएगा यार। तो प्रीलिम्स का रिजल्ट
जनरली मेंस के एग्जाम के 20 दिन के अंदर-अंदर आ जाता है। पहले टाइम लगता था बट अभी यूपीएससी थोड़ा फास्ट हो गया। और जिन 10 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था ना, उसमें से 13 से 15,000 लोग ही इसको पास कर पाते हैं। अब ये रिजल्ट आने के बाद आपको एक फॉर्म भरना होता है जिसको कहते हैं हम डैफ फॉर्म। डैफ की फुल फॉर्म होती है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। ये आपको 2 बार भरना होता है, एक बार प्रीलिम्स के बाद और एक बार मेंस के बाद। तो आपने ये फॉर्म भी भर दिया। अब आपका एडमिट कार्ड आएगा मेंस का, जो कि आपके प्रीलिम्स के लगभग 3 महीने बाद सितंबर में आपका मेंस का एग्जाम होता है, 3 मंथ्स के बाद। ओके, अब देखते हैं मेंस के एग्जाम का पैटर्न कैसे होता है। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सिर्फ वही कैंडिडेट मेंस एग्जाम दे पाते हैं जिनका प्रीलिम्स क्लियर है। अब मेंस आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, जैसे आपके कॉलेज में और स्कूल में एग्जाम होते थे ना, लिखना ही लिखना पड़ता था, वैसा एग्जाम होता है। और इसमें आपके 9 पेपर होते हैं। तो 9 में से 2 पेपर तो होते हैं आपके क्वालिफाइंग, यानी कि उनमें सिर्फ पास होना होता है, और 7 पेपर होते हैं जिनके मार्क्स आपके मेरिट में काउंट होते हैं। तो पहले हम क्वालिफाइंग पेपर्स को देख लेते हैं। तो पेपर ए है आपका किसी भी एक इंडियन लैंग्वेज का पेपर, जो कि हमारे संविधान के 8वें शेड्यूल में दी गई है। और दूसरा पेपर होता है आपका इंग्लिश का पेपर। इन दोनों में 25-25% लेने होते हैं, यानी कि 300 नंबर का अगर पेपर है तो आपको 75 मार्क्स इसमें और 75 मार्क्स इसमें। इनका लेवल भी 10th क्लास के लेवल का ही होता है और इनमें पास हो जाते हैं आराम से, थोड़ा सा पढ़ के जाएं तो। अब आप पूछोगे 8 शेड्यूल में कौन कौन सी लैंग्वेज है, यार हमको तो पता नहीं। तो वो भी मैं लिस्ट आपके लिए लेके आया हूँ। ये सब लैंग्वेजेस हैं जो हमारे देश के संविधान के 8वें शेड्यूल में इंक्लूड की गई हैं। तो इनमें है असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी। यानी कि आपकी स्टेट्स की लैंग्वेज है, मेनली हर स्टेट बोर्ड में होती हैं ये लैंग्वेज, तो जिसकी जो है वो कर सकता है। मैथिली, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सब आपकी लैंग्वेजेस है। इसके अलावा अब आपके पेपर आते हैं जिनमें आपकी मेरिट काउंट होती है। तो उनमें सबसे पहला पेपर है आपका एस्से का पेपर। इससे बच्चे बहुत डरते हैं एस्से के पेपर से, क्योंकि ये 250 नंबर का पेपर है। इसमें आपको 8 टॉपिक दिए जाते हैं। ओके, अब इनमें से एक और इनमें से एक आपको 2 एस्से लिखने होते हैं। एक एस्से आपको 1250 वर्ड में लिखना होता है, तो 2 एस्से आपको 2500 वर्ड्स में 2 एस्से लिखने होंगे 3 घंटे में। हर पेपर 3 घंटे का ही होता है। और सबसे पहले दिन होगा आपके इंग्लिश और हिंदी के, ये जो 2 पेपर हैं ये होंगे आपके डे 1 को। आपकी डेट शीट आती है जैसे स्कूल में आती थी ना, वैसे डेट शीट आती है। फिर डे 2 को आपका सिर्फ एक पेपर होगा, वो होगा एस्से का। फिर डे 3 को आपके ये 2 पेपर होंगे, डे 4 को आपके ये 2 और डे 5 को ऑप्शनल के। तो हम बात करते हैं जीएस पेपर 1। एस्से की मैंने आपको बता दी, 2 एस्से होंगे। अब बात करते हैं जीएस 1। इसमें आपसे पूछी जाती है इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। ये भी 250 नंबर का पेपर होता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा गेम चेंज है। यहाँ पे आपको इन 4 पेपर्स में, जो जीएस के पेपर हैं चारों, 1, 2, 3, 4, इनमें आपसे हर पेपर में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले 10 क्वेश्चन जो होंगे वो 10 मार्क्स ईच होंगे, 10-10 नंबर का एक क्वेश्चन, और इसको 150 वर्ड्स में लिखना होता है। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे, अगले 10 क्वेश्चन, वो होते हैं आपके 15 मार्क्स ईच, और इनको आपको 250 वर्ड्स में लिखना होता है। जरूरी नहीं है आप 250 तक लिखो, थोड़ा कम भी लिख सकते हो। यूपीएससी खुद कहता है कि हम वर्ड लेंथ से ज्यादा हम कंटेंट पे ध्यान देते हैं। अगर आपने अच्छा लिखा है तो आप छोटा भी लिख सकते हो, नो वरीज। ओके, तो ये आपका पैटर्न होगा इन 4 एग्जाम्स का, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 और जीएस 4 का। अब देखते हैं जीएस, और हर पेपर ये 250-250 नंबर का होगा। तो अब देखते हैं जीएस 2 में क्या क्या होता है। तो इसमें आपका पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक्स होते हैं। जीएस 3 में आपका टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, ये सब आपका डिटेल्ड सिलेबस होता है यूपीएससी की वेबसाइट पे, और आपकी जो नोटिफिकेशन आती है, फॉर्म निकलता है, तब भी मिला जाता है। जीएस पेपर 4 को मैं कहता हूं फ्री के नंबर।
फ्री के नंबर। ये 250 नंबर लूट हैं अगर आप इस पेपर को अच्छे से तैयार करके जाते हो, क्योंकि इसका इतना सा सिलेबस है छोटा-सा और उसी में से ही घूम फिर के क्वेश्चन आते हैं। न्यूज़ के साथ उसको रिलेट कर देते हैं और केस स्टडीज़ होती हैं। तो अगर आप इसकी एक मतलब अच्छे से तैयारी करके जाते हो ना, 1.5 महीना, 2 महीना आप इस सब्जेक्ट को पढ़ लेते हो, तो आप 250 में से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। फिर इसके बाद आपका असली गेम शुरू होता है, जो कि है आपके ऑप्शनल के पेपर्स। अब जनरली क्या होता है ना, हम कोचिंग में भी और ऐसे भी स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता होता, वो ऑप्शनल को इग्नोर कर देते हैं। मतलब जानबूझ के नहीं करते, बेचारों को पता नहीं होता। तो अब ये है, जब आप फॉर्म भरते हो ना यूपीएससी का, तो आपसे पूछा जाता है कि आपका ऑप्शनल कौन-सा होगा। जैसे मेरा ज्योग्राफी था, किसी का हिस्ट्री होता है, किसी का मैथ होता है, मैं बताऊँगा पूरी लिस्ट क्या है। तो इस तरह अब इसके 2 पेपर होते हैं, यानी कि ये 500 नंबर का आपका ऑप्शनल है। बस यहीं पे सबके रैंक बनते और बिगड़ते हैं। अगर आप ऑप्शनल अच्छे से करके जाओ और एथिक्स वाला पेपर ढंग से कर जाओ, तो आपका रैंक आराम से आ जाएगा। ओके, आपका मेंस क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं कि ऑप्शनल के लिए कौन-कौन से सब्जेक्ट यूपीएससी आपको देता है। तो ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की लिस्ट है, जो यूपीएससी आपको कहता है कि आप इनमें से चूज़ कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे। तो इसमें आपके साइंस एंड इंजीनियरिंग के भी सब्जेक्ट्स हैं, ये सब। इसके बाद आपके ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस के भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं। और फिर उसके बाद आपके लैंग्वेज एंड लिटरेचर के भी सब्जेक्ट हैं, जिसमें इंग्लिश भी है, हिंदी भी है और उसके अलावा बहुत सारी लैंग्वेजेज़ हैं, जिनसे आप चूज़ कर सकते हो अपना ये 500 नंबर का जो आपका ऑप्शनल है। बट बहुत ध्यान से चूज़ करना चाहिए, इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूँगा हाउ टू चूज़ योर ऑप्शनल, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अब टोटल मेंस में जो स्कोरिंग होता है ना, वो होते हैं आपके 1750 मार्क्स। ओके, इन 1750 में से आपकी कट ऑफ बनती है 1750 में से, और वहाँ से पता लगता है कि कौन इंटरव्यू में जाएगा और कौन नहीं जाएगा। ओके, अब एक चीज़ और, अगर आप इन पेपर्स में फेल हो जाते हो जिनमें 25-25% नंबर लेने हैं, ओके, यहाँ पे आप फेल हो गए, तो आपके ये पेपर चेक नहीं होंगे, चाहे आपने यहाँ पे कितने ही तगड़े झंडे गाड़ रखे हों। आपके ये पेपर चेक ही नहीं होंगे। तो उन दोनों पेपर्स को लाइटली नहीं लेना, अच्छे से तैयार करके जाना है। अब मेंस का रिजल्ट कब आता है आप मुझसे पूछोगे? तो मेंस का एग्ज़ाम होने के 2.5 से 3 महीने के अंदर-अंदर आपका मेंस का रिज़ल्ट आ जाता है, क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव टाइप या डिस्क्रिप्टिव टाइप है, तो इसको चेक करने में टाइम लगता है। उनको एक-एक क्वेश्चन चेक करना पड़ता है, सो यहाँ टाइम लग जाता है। और सिर्फ़ 2500 से 3000 लोग ही इसको क्लियर कर पाते हैं, जो पहले प्री में से 15,000 थे ना जिन्होंने मेंस दिया था, उनमें से 2500 से 3000 ही, यानी कि लगभग 1/3 यहाँ पे नॉट 1/3, सॉरी, अ, 1/5 यहाँ पे क्लियर कर पाते हैं। ओके, अब हम चलते हैं स्टेज 3 पे, जो कि है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, या जिसको हम इंटरव्यू भी कहते हैं। ओके, तो पर्सनैलिटी टेस्ट कब होता है? तो आपका दिसंबर के आसपास आपका मेंस का रिजल्ट आता है। उसके बाद आपको डीएफ फॉर्म भरना होता है, सेकंड वाला। ओके, अब ये जो डीएफ फॉर्म है ना, इसकी बहुत महिमा है। ये डिटेल्ड होता है, इसमें आपका फैमिली बैकग्राउंड पूछा जाता है, इसमें आपकी एजुकेशन पूछी जाती है, उसमें आपको कॉलेज-वॉलेज, आपका घर का एड्रेस होगा तो उसमें आपका स्टेट और सिटी पूछा जाता है, इसमें आपकी हॉबी पूछी जाती हैं, और इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये सब चीज़ों से ना आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन्स बनते हैं। डीएफ फॉर्म में ये सब चीज़ें भरने के साथ-साथ आपसे सर्विस प्रेफ़रेंस भी माँगी जाती है कि आप कौन-सी सर्विस को सबसे पहली प्रेफ़रेंस देंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी सर्विसेज़ हैं जिनके लिए आप एग्ज़ाम देते हो। तो यहाँ पे ग्रुप ए सर्विसेज़ होती हैं, जिसमें से आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, ऑडिट एंड अकाउंट, सिविल एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो आपको क्या करना होता है फॉर्म में ही, मान लो आपको आईएएस नहीं बनना, आप आईपीएस बनना चाहते हो, तो आप आईपीएस के आगे 1 लिख दोगे। सेकंड नंबर पे आप आईएएस को डाल दोगे, थर्ड पे आप आईएफएस को डाल दोगे। बहुत लोग होते हैं जो आईएफएस बनना चाहते हो तो आईएफएस पे 1 डाल देते हैं, आईएएस पे 2 डाल देते हैं, और इस तरह करके आपको सबको नंबर देना होता है। तो ये तो है ग्रुप ए सर्विसेज़। ऐसे ही इसमें ग्रुप बी सर्विसेज़ भी हैं। तो ये सब यहाँ पे देखा जाता है। फॉर्म 2 भरने के बाद फिर आपका आता है इंटरव्यू का कॉल लेटर। तो पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो आपके यूपीएससी की फाइनल स्टेज है, और ये 275 मार्क्स का होता है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये
मतलब इतना टाइट कंपटीशन होता है ना कि इससे भी आपका रैंक बन सकता है, बिगड़ सकता है। बिकॉज़ मान लो किसी के आपसे मेंस में 50 नंबर कम है, ओके? और 275 में से आपको मिले 120 नंबर और उसे मिले 200 नंबर। तो इवन दो मेंस में उसके आपसे कम मार्क्स थे, बट उसका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका नहीं होगा। सो इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। कहाँ पे होता है? तो यूपीएससी का हेडक्वार्टर है दिल्ली में। आपको एक डेट दे दी जाती है, एक टाइम दे दिया जाता है और आपको लिस्ट बता दी जाती है कि आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। तो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी इंटरव्यू वाले दिन ही होती है। वहाँ पे आपको बुलाया जाता है, वहाँ पे एक बोर्ड बैठा होता है जिसको हम इंटरव्यू बोर्ड कहते हैं, जिसमें 5 लोग होते हैं। यहाँ पे आप बैठते हो और ये पाँचों आपसे बारी-बारी क्वेश्चन पूछते हैं। तो अब यहाँ पे देखा क्या जाता है, ये लोगों को लगता है कि ये उनकी नॉलेज का टेस्ट है, बट ऐसा नहीं है। ये आपकी एकेडमिक नॉलेज का टेस्ट नहीं है, वो ऑलरेडी आपके मेंस एग्जाम में चेक हो चुकी है। ये आपकी मेंटल अलर्टनेस का टेस्ट है कि आप कितना अच्छे से, कितना जल्दी और कितना अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस का जो एक्सपेक्टेड नहीं है। ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कि आप किसी सिचुएशन को कितना अच्छे से और कितना जल्दी एनालाइज करके एक बैलेंस्ड आंसर दे सकते हो। आपकी लीडरशिप, इनिशिएटिव, कॉन्फिडेंस और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसीजन मेकिंग का भी एक टेस्ट होता है। और आपकी इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी का भी टेस्ट होता है कि जब आप रैंडमली आंसर करते हो ना ऑन द स्पॉट, तो आपको बातें बनाने का मौका नहीं मिलता। और कम्युनिकेशन स्किल्स तो है ही कि आप कितना अच्छे से, कितना साफ-सुथरा बोल सकते हो, कितना कामली बोल सकते हो। ये नहीं है कि अगर कोई इश्यू है जो आपका नियर एंड डियर है, तो आप उस पे हाइपर हो रहे हो या आप बहुत एक्साइट होके बोल रहे हो या आप इंटरव्यूअर को बीच में उसकी बात काट रहे हो, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे देखी जाती है। बिकॉज़ यूपीएससी को ऐसे लोग चाहिए जो रियल लाइफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशंस को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकें और ये जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, ये इसी को चेक करने के लिए होता है। अब आपसे जो फॉर्म भरवाया जाता है, उसमें से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे, बट और क्या-क्या क्वेश्चन होते हैं, जैसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपसे आपने जो सर्विस प्रेफ़रेंस दिया है, मान लो आपने आईपीएस को पहले दे दिया और आईएएस को बाद में दे दिया, तो वो भी आपसे पूछ सकते हैं। कि आपने इसको पहले क्यों दिया, इसको बाद में क्यों दिया? आपने अगर पहले कहीं जॉब की है या आपका कोई कॉलेज है, आपका कोई होम स्टेट की कोई स्पेसिफिक बात है, उनका जो मन करेगा ना वो पूछ सकते हैं। आपसे रैंडम क्वेश्चंस बना के भी पूछ सकते हैं, आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से और इन सब चीज़ों से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बट याद रहे ये आपके कॉलेज के वाइवा की तरह नहीं है, ये एक पर्सनैलिटी असेसमेंट है, तो अगर आपको आंसर नहीं आता तो जस्ट से सॉरी सर आई डोंट नो, आई माइट हैव टू लुक अपॉन इट। और उन्हें भी पता है कि आपको सब कुछ नहीं पता हो सकता है। इवन उनसे भी पूछे तो उन्हें भी सब कुछ नहीं पता होता। बट वो बस ये देखना चाहते हैं कि आप एक ऑफिसर की तरह सोच पाते हैं? क्या आप कॉन्फिडेंट, बैलेंस्ड और एथिकल हैं? और क्या आप क्लियरली कम्युनिकेट कर पाते हैं, अपनी बात अच्छे से रख पाते हैं या आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं? अब इसके बाद आता है आपका फाइनल रिजल्ट। अब आप कहोगे कि मैंने फाइनल रिजल्ट को ताज क्यों पहना रखा है? तो ये बात ही ऐसी है, अगर आपका यूपीएससी के फाइनल रिजल्ट में नाम आ जाता है ना, तो बस वो राजा ही बन जाते हो। फिर आपकी एक्स गर्लफ्रेंड आपको फ़ोन करेगी कि कैसे हो? बहुत दिन हो गए हैं बात हुए और वो तो मिसअंडरस्टैंडिंग थी यार, आई रिग्रेटेड लीविंग यू। तो ये सब चीज़ें होती है, रिश्तेदार भी फ़ोन कर के कहेंगे, हाँ, हमें ही तो पता ही था हमारा बेटा है, तू कर ही लेगा ये वो। बट रिजल्ट कैलकुलेट कैसे होता है, हम ये जानेंगे, वो सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने बाद में। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनती है ना, वो आपके मेंस के मार्क्स जितने हुए 1750 में से वो, प्लस इंटरव्यू में आपने कितने मार्क्स स्कोर किए, उन दोनों को मिला के आउट ऑफ 2025 में से वो लिस्ट बनती है। मान लो आपने 1502 मार्क्स स्कोर किए आउट ऑफ 2025 और ये सबसे ज़्यादा है तो आपको रैंक 1 मिल जाएगा। 1501 को रैंक 2 मिल जाएगा और उसी हिसाब से आपको सर्विस एलोकेट हो जाएगी, आईएएस, आईपीएस जो भी आपने प्रेफ़रेंस डाली होगी। अब मान लो 2 लोगों के एक बराबर मार्क्स हैं, तो उसको टाई को कैसे तोड़ते हैं यहाँ पे? तो जिसके मेंस में फिर ये देखा जाएगा कि जिसके मेंस में ज़्यादा नंबर है ना, उसको हायर रैंक दे दिया जाता है। अगर मेंस में भी दोनों के बराबर हैं फिर, तो जिसके जीएस 1 में ज़्यादा है, उसको हायर रैंक दे दिया जाएगा। अब फिर भी टाई नहीं टूटा तो जो ऐज में बड़ा है, उसको हायर रैंक दे दिया जाएगा और इस तरह से आपका ये डिसाइड होता है रैंक। हम ये देखेंगे कि हम एलिजिबल भी हैं एग्ज़ाम देने के लिए या नहीं, कि कहीं बैठ के धड़ाधड़ तैयारी किए जा रहे हो और पता चले तुम तो एग्ज़ाम दे ही नहीं सकते क्योंकि तुम एलिजिबल ही नहीं हो। तो ये यूपीएससी का एग्ज़ाम कौन दे सकता है? तो अगर आप आईएएस, आईपीएस या आईएफएस बनना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज़ है कि आप इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए हो, ठीक है? वैसे टोटल 5 मेजर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं जिनको हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहला है नेशनैलिटी।
और अगर आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस नहीं बनना चाहते, कुछ और बनना चाहते हो, तो आप इनमें से कोई एक हो सकते हो। सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान। हाँ, नेपाल, भूटान वालों को भी इंडिया में सरकारी जॉब दी जाती है। आप तिब्बतन रिफ्यूजी हो जो जनवरी 1, 1962 से पहले आके इंडिया में रहने लग गए थे, या आप एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो जो इनमें से किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो और इंडिया में परमानेंट सेटल होना चाहते हैं। बट मेजर बात यह है कि सिर्फ इंडियन सिटीजन्स ही आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बन सकते हैं। दूसरी जो लिमिटेशन आपके ऊपर लगती है वो होती है एज लिमिट, यानी कि मिनिमम एज होनी चाहिए 21 साल। 21 से कम हो तो आप ये एग्जाम नहीं दे सकते। अब मिनिमम की तरह ही एक मैक्सिमम एज लिमिट भी है, जो कि अलग-अलग क्लास, अलग-अलग कैटेगरी के लिए अलग-अलग है। फॉर एग्जांपल जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 32 इयर्स है, ओबीसी के लिए 35 है, एससी एसटी के लिए 37 है। जनरल और ईडब्ल्यूएस में अगर कोई फिजिकली डिसेबल्ड है तो उनके लिए 42 है। ओबीसी में अगर इसी कैटेगरी में है तो 45 एंड एससी एसटी में इसी कैटेगरी में 47। इसके अलावा डिफेंस पर्सनल जो कि डिसेबल हो गए थे किसी ऑपरेशन के टाइम में, किसी हॉस्टिलिटी के टाइम पे, तो उनके लिए 35 है जनरल के लिए। ओके, अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए। ऑब्वियसली अनपढ़ लोगों को तो नहीं लेंगे, तो आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। आर्ट, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग एटसेट्रा। रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यानी कि कोई भी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो। बीए, बीटेक, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, इस तरह की कोई भी डिग्री, बी आर्किटेक्चर, कोई भी ऐसी डिग्री जो कि किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और जो ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री हो, वो आपके पास होनी चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर में हो और आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो आप प्रीलिम्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट मेंस से पहले, जो मेंस में डीएफ फॉर्म भरते हैं, उससे पहले आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए या डिस्टेंस लर्निंग किया जैसे कि इग्नू वगैरह से, तो भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो और कोई मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस पास होने चाहिए। अब किस-किस के कितने-कितने अटेम्प्ट हैं वो देखते हैं। तो जनरल कैटेगरी के 32 की एज तक 6 अटेम्प्ट हैं। सेम फॉर ईडब्ल्यूएस। ओबीसी के 35 की एज तक 9 अटेम्प्ट्स हैं। एससी एसटी के 37 की एज तक अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं। सिमिलरली फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के भी 9 अटेम्प्ट हैं अपनी-अपनी एज कैटेगरी में, एंड फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स जो कि एससी एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं। अटेम्प्ट क्या होता है? अगर आप प्रीलिम्स के एक पेपर में जाके बैठ गए, अपनी अटेंडेंस लगवा दी, तो वो आपका अटेम्प्ट माना जाएगा। ओके, दूसरा पेपर नहीं होते तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, बट अटेम्प्ट काउंट होगा। आप अगर चले गए पेपर देने तो अटेम्प्ट आपका काउंट है। अगर कोई कैंडिडेट ऑलरेडी आईएएस या आईएफएस बन चुका है तो वो ये एग्जाम दोबारा से नहीं दे सकता। सिमिलरली अगर कोई आईपीएस बन चुका है तो वो ये एग्जाम दोबारा दे सकता है, बट वो आईपीएस दोबारा चूज नहीं कर सकता। ओके, इसके अलावा क्या-क्या रिस्ट्रिक्शन और डिस्क्वालिफिकेशन है, हम वो भी देखते हैं कि अगर आपको यूपीएससी ने किसी और एग्जाम से बार किया है, जैसे कि यूपीएससी कई सारे एग्जाम करवाती है ना, आईईएस हो गया, सीडीएस, वो सीएपीएफ का एग्जाम हो गया या ईपीएफओ हो गया, इन एग्जाम्स में से अगर आपको किसी में से भी बार किया तो आप यूपीएससी का ये वाला एग्जाम नहीं दे सकते। अगर आप गलत डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हो तो भी आपकी लंका लग जाएगी, आप ये फॉर्म नहीं भर सकते, एग्जाम नहीं दे सकते। और अगर आप किसी माल प्रैक्टिस यानी कि आप चीटिंग कर रहे हैं या इन्विजिलेटर को पैसे देने की बात कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो भी आप ये एग्जाम से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इसके अलावा फिजिकल फिटनेस की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, स्पेशली उनमें जो यूनिफॉर्म वाली जॉब्स हैं, जैसे कि आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया, डैनिप्स हो गया, ओके, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हो गया, इन सब में आपकी हाइट एंड चेस्ट, विजन और जनरल मेडिकल फिटनेस भी देखी जाती है। और नॉर्मली जो बाकी सर्विसेज है, आईएएस अगर आप बनना है, आईआरएस वगैरह के लिए क्या होता है कि आपके इंटरव्यू से नेक्स्ट डे, आपके इंटरव्यू वाले दिन आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, मेडिकल फॉर्म, वो लेके आपको बताया जाएगा कौन से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है। वहां पे आपका ऑलरेडी अपॉइंटमेंट फिक्स होगा। वहां जाके आप वो फॉर्म डॉक्टर को देंगे, डॉक्टर आपके सारे टेस्ट्स करेंगे और उन टेस्ट्स की रिपोर्ट इस फॉर्म में डालेंगे। अब आप इस फॉर्म को फिर से लेके भागेंगे और उसी दिन शाम को इसको यूपीएससी के ऑफिस में सबमिट करवा के वहां से रिसीविंग लेंगे। ओके, तो ये है आपका मेडिकल का प्रोसीजर।